जय हिंद दोस्तों, एचडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भारतीय संविधान में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर पहला। ये जो टेस्ट सीरीज होगा इनकी टोटल संख्या साथियों 40 है और प्रत्येक सेट में हमारे 40 क्वेश्चन होंगे। यानी अगर आप देखेंगे तो 40-40 का इस तरह से 1600 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ 1600 प्रश्न हम आपको हल करवाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये बात और बता दें कि ये जो टेस्ट सीरीज हमारा होगा वह चैप्टर वाइज होगा। यानी एक चैप्टर के जो बेसिक से एडवांस के जितने भी क्वेश्चन है वो हम आपको करवाते चलेंगे। बस आप इतना ध्यान रखना कि आप कहीं से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट आप इस सीरीज को मत मिस करना। यकीन मानिए कि कुछ दिन आप टेस्ट देकर देखिएगा, आपको लगेगा कि भारतीय संविधान आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और जो आपके पेपर में 12 से 14 प्रश्न है उसे आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। बाकी आप हमारे साथ 3-4 टेस्ट देख करके उसके बाद ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। अगर लगेगा कि हाँ आपके लिए ही कंटेंट है, आपके एग्जाम के लेवल का कंटेंट है, तभी आप हमारे साथ जुड़ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और एक आसान से क्वेश्चन की तरफ। पहले आज जो हमारा टेस्ट होगा उसमें हम भारत के संवैधानिक इतिहास से जितने भी सवाल बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे, जो भारत का संवैधानिक इतिहास है। कल का टॉपिक हम आपको बताते चले, हालांकि इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तो वहां पे 90 डेज का हमने पूरा शेड्यूल आपको दे दिया है। इस 90 डेज में अगर आप देखेंगे तो हमारा पॉलिटी का 40 टेस्ट है, 25 टेस्ट मूल विधि का और 25 टेस्ट जीएस का है। इस तरह से हमारा जो है 90 दिन कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर हम आपको यहाँ पे हिंदी का भी टेस्ट सीरीज कराएंगे जिसकी संख्या हमारी टोटल 40 होगी। तो इसके लिए हम जो है 10 तारीख के बाद से 40 दिन लेंगे, आपका हिंदी भी कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए एक आसान से क्वेश्चन से बढ़ते हैं, आज संवैधानिक इतिहास के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में सही है। अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। हालांकि इस प्रश्न का सही जवाब तो हो जाएगा दोस्तों, एक और दो दोनों सही है, लेकिन हम आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आप जानते हैं कि सन 1600 में एक कंपनी चली थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बात सभी को पता होगी। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये कंपनी बहुत दिन तक लड़ाई झगड़ा करके अंततः जो है 1765 में बंगाल के अंदर अपना सीट बनाने में सफलता पा जाती है। मतलब बंगाल के अंदर अपने आप को वर्चस्व बना लेती है। ठीक है, अपना पूरा सिस्टम बना लेती है और सिस्टम बनाने के साथ साथ बंगाल में एक सिस्टम लागू करती है इसी समय, जिसका नाम है साथियों द्वैध शासन। द्वैध शासन, और इस द्वैध शासन से होता क्या है कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो कि सन 1600 में बनी हुई है, बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि द्वैध शासन से इन्हें राजस्व को वसूलने का यानी धन को वसूलने का अधिकार मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ठीक है, मद्रास वाले क्षेत्र में। हालांकि वहां पे मत जाइएगा, बस सुनिए सिर्फ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंपनी की आमदनी बढ़ जाती है, यानी कंपनी बहुत ज्यादा धनवान हो जाता है। कहानी है साथियों 1765 का। अब ये कहानी चलता कब तक है, 1772 तक चलता है। आप सोचिए 1765 में द्वैध शासन लगा और 1772 तक ये कहानी चला। कंपनी दिन प्रतिदिन क्या होती जाई, राजा बन गई है। ठीक है, अब एक बात और, आप एक पॉइंट यही समझ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिया की कंपनी है और ये इंडिया की कंपनी अगर अमेरिका में बनी हुई है, कहाँ पे, अमेरिका में बनी हुई है, तो इस कंपनी के ऊपर जो हमारी संसद है, जो इंडिया की पार्लियामेंट होती है, आप जानते हैं थोड़ा सा जो हम आपको पढ़ाएंगे भारत राज्य संबंध, तो आपको बताएंगे कि अतिरिक्त विधान बनाने का अधिकार हमारे पास संसद के पास है। यानी संसद का कानून भारत के किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी संस्था के ऊपर, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना हो, वहां पे लागू होता है। ठीक है, ऐसे ही साहब ब्रिटेन में था, तो चूंकि ये कंपनी ब्रिटेन की थी तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अभी तक कोई लगाम नहीं था। लेकिन हुआ क्या, 1773 में एक अधिनियम पारित किया गया ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इस अधिनियम के द्वारा अब कंपनी के ऊपर ब्रिटेन की सरकार जो है थोड़ा बहुत अपना प्रेशर बनाएगी। ऐसा करती ही क्यों है, इसको ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, चूंकि ढांचा बनाना है दिमाग में। सुनिए, होता क्या है कि जब कंपनी, आपने देखा 1765 में द्वैध शासन लगा, कंपनी अमीर होती गई। इससे क्या हुआ कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, इन लोगों ने सोचा कि यार देखो ये तो चलता रहेगा कंपनी का, एक काम करते हैं, खुद का व्यापार करते हैं साहब, निजी व्यापार करते हैं। उदाहरण के लिए समझिएगा, जिस तरह से आज इंडिया में डॉक्टरों की हाल हो गई है। डॉक्टर क्या करते हैं, सरकारी डॉक्टर हैं पर इनका अपना प्राइवेट क्लिनिक है, जहां पर सरकारी से बेहतर सुविधा दी जाती है और अच्छा पैसा वो लोग बनाते कि नहीं। इससे क्या हुआ कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं वो महज पेट दर्द और सर दर्द की दवा देने के लिए बन चुके हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए
इससे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कंपनी पूरी तरह से बेचारी टूटने लगी। अब चूंकि भाई लोगों ने निजी व्यापार कर दिया तो कंपनी टूटने लगी। तो ब्रिटेन की सरकार को लगा भाई ऐसा कुछ करते हैं कि कंपनी टूटे नहीं, कंपनी की आमदनी बढ़े और चीजें बेहतर हों। तो इसलिए इन्होंने जो है अपना पहला जो है कह सकते हैं कि पहली बार ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया कि हम कंपनी पर कुछ नियंत्रण रखेंगे। उसके लिए जारी किया गया यह एक्ट जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब देखिएगा इसी अधिनियम के तहत एक काम और कर दिया गया कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय बना दिया गया। अब देखिए अगर आपको कहीं विधि बनाना है तो जाहिर सी बात है विधि में बवाल होगा और उस बवाल के सोल्यूशन के लिए आपको न्याय की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए 1774 के अंदर, ठीक है, आप देखेंगे इसी अधिनियम के तहत 1773 के अधिनियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस कारण से ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनिएगा होता क्या है कि इस समय ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री हुए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम है लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया, एक गोपनीय समिति बनाई और इस समिति ने कहा भाई लॉर्ड नॉर्थ एक काम करो, 1773 का एक तुम अधिनियम लेकर आओ। लॉर्ड नॉर्थ ने भारत के लिए 1773 का अधिनियम लाया और कह दिया क्या कि भाई देखो इस अधिनियम के तहत पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। कैसे प्रयास किया गया, कह दिया गया कंपनी से भाई कंपनी सुनो, आज से जो राजस्व से संबंधित मैटर होगा, जो नागरिक और जो सैन्य मामलों से संबंधित मैटर होगा, वो सब आपको ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। यानी ब्रिटिश सरकार को अब आपको बताना पड़ेगा। अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी मौज कर रही थी भाई, राजस्व जो खा वसूली कर रही थी, नहीं बता रही थी, पर इन्होंने कह दिया भाई अब तुम्हें हमें सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, और इस अधिनियम के लिए कलकत्ता में क्या किया गया साथियों, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की जाती है 1773 के अधिनियम के तहत। उम्मीद करता हूँ ढांचा बन गया होगा। अब यही कहानी आगे चलेगी। सुनिएगा अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में सही है। अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अधिनियम के द्वारा 6 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जो कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए रहे। अब सुनिए क्या किया, लॉर्ड नॉर्थ ने एक बात और करी कि 1773 के अधिनियम के तहत जो इनके अन्य प्रांत थे, ठीक है, अभी तो बंगाल इनका प्रांत था, ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे 2 प्रांत इनके और थे, ठीक है, मद्रास और बंबई। वहां के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जहां पे प्रांत था इनका 3 प्रांत उस समय था। एक तो आप मान लीजिएगा कि बंगाल प्रांत था, ठीक है, एक प्रांत इनका है मद्रास प्रांत और एक प्रांत इनका है साथियों बंबई प्रांत। तो इन तीनों जगह पे क्या करते थे, बंगाल का गवर्नर जनरल रखे थे, ठीक है, तो बंगाल में गवर्नर था, मद्रास में गवर्नर था और बंबई में गवर्नर था। तो लॉर्ड नॉर्थ ने कहा यार तीनों जगह गवर्नर है, मजा नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं इन तीनों क्षेत्रों के लिए एक ही गवर्नर बना देते हैं और इनका नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर देते हैं। बस इतना काम किया गया। उस समय इन्होंने पहला मतलब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वो वारेन हेस्टिंग को बना दिया गया। यानी आप देखेंगे तो मद्रास और बंबई की गवर्नर जनरल की शक्तियां अब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। यानी मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर जनरल की पावर को लेकर के बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। यानी आप कह सकते हो कि शक्तियों का केंद्रीकरण करने की प्रक्रिया यहीं पर दिखी। मतलब ढांचा दिख रहा है कि यहाँ पे शक्तियों का क्या हुआ, केंद्रीकरण हो गया। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो शक्तियों का केंद्रीकरण कहने का मतलब कि शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में ट्रांसफर कर दी गई साहब, है ना। आगे क्या किया गया, जब पावर एक व्यक्ति के हाथ में हुआ तो इसकी सहायता तो करनी पड़ेगी ना भाई, अकेले तो इन दोनों प्रांत को भी नहीं देख पाएगा, नहीं। तो इसके लिए क्या किया, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने एक जो है परिषद का गठन किया जिसमें 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। और यह परिषद सलाहकारी है, यानी यह जो परिषद है वह सलाह देगी किसको, जो बंगाल के गवर्नर जनरल है इनको। तो 4 सदस्य बनाया गया था, ऑप्शन में 6 सदस्य कह रहा तो ये गलत हो जाएगा, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न से 2 बातें क्लियर हो चुकी हैं। एक 4 सदस्यीय परिषद बना है, अभी यही आगे चल के साथियों केंद्रीय परिषद का रूप लेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सुनिए आगे क्या हुआ, दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा, अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कैसे पड़ी, आपने देख लिया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पास पावर आ गया, किसका, मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल का। ठीक है, अब आगे देखेंगे इस प्रकार अब बंगाल के गवर्नर कौन बन गए, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इनकी सहायता के लिए कितने मेंबर की कार्यकारी परिषद बनी, तो 4 सदस्य कार्यकारी परिषद बनी। ठीक है, अगला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे। सबसे आसान सवाल ये है, सर एलिजाह इम्पे। बाकी चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड ये 3 अन्य सदस्य थे। जो 1774 में जो ये बना साथियों उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में, उसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे। ठीक है, बाकी 3 अन्य चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे साथियों। ठीक है, अब सुनिएगा, अब हुआ क्या
कि 1773 के अधिनियम के तहत सबसे इंपॉर्टेंट काम कि जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप खुद का व्यापार नहीं करेंगे, जो कंपनी का व्यापारिक काम है वो आप करेंगे तो कंपनी की जो है विकास होगी, सैलरी वगैरह बढ़ा दिया गया। कह सकते हैं कि यह इस अधिनियम के प्रावधान जो है वह नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित था। सिर्फ नियंत्रण किया गया और बैलेंस करने की कोशिश की गई, माने संतुलन लाने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संशोधात्मक अधिनियम 1781 के संदर्भ में सही है। इसे हम बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप में जानते हैं। अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया। मेरे भाई सुनना जरा, 1774 में जब सर्वोच्च न्यायालय बना तो सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या होता है भाई, कोई नागरिक की समस्या होगी तो ये उसको सुनेगा। तो अब जब ये लोग राजस्व की वसूली करने जाते थे ना तो बीच में आ जाता था सर्वोच्च न्यायालय। राजस्व की वसूली करने जब ये अधिकारी जाते थे ना तो बीच में कौन आता था, सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय भारतीयों को बचा लेता था, राजस्व वसूली में बार बार अड़ंगा डालता था। तो ब्रिटेन की मतलब कंपनी ने सरकार से कहा कि भाई देखो, अगर हम रेवेन्यू ही नहीं कलेक्शन कर पाएंगे तो हम आपको कहाँ से देंगे। तो कंपनी ने कहा अच्छा टेंशन मतलब हम कुछ करते हैं। इसके लिए कंपनी ने तुरंत 1773 के तुरंत कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे 1781 के अंदर एक संशोधन बिल लेकर आया, जिसमें जो न्यायपालिका है उसके क्षेत्राधिकार के बारे में बता दिया कि भाई देखो सुप्रीम कोर्ट, तुमको हमने बना तो दिया है लेकिन तुम्हारा कुछ लिमिटेशन है भाई। ठीक है, तुम्हारा कुछ लिमिटेशन है, इसके ज्यादा तुम काम नहीं कर सकते। पहला लिमिटेशन क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल है, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ठीक है, वो और इसके साथ जो 4 सदस्यीय जो काउंसिल बना है वो, इनके जो निर्णय हैं तुम उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे, यानी ये तुम्हारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कानून बनाएंगे तो उस कानून को तुमसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, चाहे मानव अधिकार का उल्लंघन हो चाहे जो हो, ये कुछ भी कर सकते हैं, तुम नहीं बोलोगे। तो लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन कहा गया भाई देख सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई भी अधिकारी है, अगर वो राजस्व को वसूलने से संबंधित काम कर रहा है तो उसमें तुम अड़ंगा नहीं लड़ाओगे, राजस्व वसूलने दोगे, यानी राजस्व के मामले में तुम कुछ बोलोगे नहीं, चुप मार के सुनोगे सिर्फ। तो उसके क्षेत्राधिकार को बता दिया गया न्यायपालिका की भाई देखो तुम्हारी इतनी ही हैसियत है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिनियम के द्वारा इनको बरी भी कर दिया गया, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं इसको, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट इस प्रश्न के आपके सही हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, सुनिए, इसे ही हम संशोधात्मक अधिनियम कहते हैं या बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से आप जान सकते हो। अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया। हमने आपको बताया राजस्व से संबंधित और राजस्व वसूली से संबंधित जितना भी मैटर होगा वो भी देखिए क्षेत्राधिकार से बरी हो गया है। अधिनियम ने कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को परिभाषित कर दिया, भाई तुम्हारी क्या लिमिटेशन है वो जान लो, तो ये बात भी कर दिया। अधिनियम में कहा गया कि देखो जब भी, एक बात और लिखा गया अच्छी बात कि भाई देखो जब भी कोई आप कानून बनाओगे ना, मतलब वो जो 4 सदस्यीय परिषद उससे कहा गया यार देखना जब भी कोई कानून बनाना तो एक बात का ध्यान रखना कि भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करना, अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो चाप दिए जाओगे। तो ये बात 1781 में ही, क्योंकि इससे पहले कई सारी लड़ाइयां इन लोगों ने लड़ रखी है अंग्रेजों ने, ठीक है, कई जगह, तो इनको पता है कि मामला गंभीर हो जाएगा। तो ये काम किया गया कि जब कानून बनाएंगे तो भारतीयों के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। अगला अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या को 4 से घटा करके 3 कर दिया गया तथा 3 में से 1 का स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया। कितने सदस्य हैं, 4। अब क्या किया गया, इसमें भी सरकार को लगा यार बहुत ज्यादा खर्चा पड़ रहा है, तो सरकार ने क्या किया, एक और अधिनियम लेकर के आया जिसका नाम था पीट्स इंडिया एक्ट 1784। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 साथियों। ठीक है, अब इस अधिनियम के तहत ऐसा मतलब क्या फंडामेंटल जोड़ दिया जाता है, इसको थोड़ा सा जानते हैं साथियों। ठीक है, देखिए ये उस समय मतलब प्रधानमंत्री हुए पीट द एंगर, हालांकि एक्सप्लेनेशन में देखते हैं 1784 के एक्ट के तहत ऐसा किया गया है। समझिएगा मैटर क्या था, देखिएगा 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, इस समय जो है, इस समय ब्रिटेन के तत्काल प्रधानमंत्री साथियों कौन, पीट द एंगर, इन्होंने ही इस अधिनियम को पास किया और इस अधिनियम के तहत इन्होंने 6 कमिश्नरों की एक बोर्ड को बनाया अलग से, समझिएगा, जिसका नाम था साथियों बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या नाम है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। और ये जो थे कंपनी के राजनीतिक मामलों से जुड़े मैटर को देखते थे। विलियम पिट को साथियों ऐसा लगा कि जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी जो बीआईसी है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये 2 काम कर रही है। कौन से 2 काम कर रही है, पहले तो ये पॉलिटिक्स भी कर रही है ना, पॉलिटिक्स भी कर रही है, राजनीति भी कर रही है,
इसके साथ साथ ये ट्रेड भी कर रही है, यानी व्यापार भी कर रही है। तो विलियम पिट को लगा कि ये काम करते हैं, इनके राजनैतिक और व्यापारिक कामों को हम अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, दोनों को अलग अलग काम देखेगा तो बेहतर करेगा। इसके लिए 1784 में पिट्स साहब ने एक बिल लाया जिसका नाम था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इन्होंने कहा यार देखो, जो पॉलिटिकल वाला काम है ना, इसको कंपनी वाले मत देखें, नहीं इसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्रिटेन के अंदर ही, कहाँ पे, जो ब्रिटेन है ना, इसके अंदर ही 6 सदस्यों की, उसी के अंदर हम क्या करते हैं, 6 सदस्यों की एक बोर्ड बना देते हैं, एक बोर्ड बना देते हैं जिसका नाम रखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रक परिषद। क्या रखेंगे हिंदी में, नियंत्रक परिषद। और ये भाई साहब रहेंगे ब्रिटेन में और भारत की राजनीति में मचा लेंगे, इंटरफेयर करेंगे। अच्छा, ये जो 6 सदस्य होंगे ना, इनको भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा। समझना जरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर होंगे ना, इनको पैसा कहां से दिया जाएगा, तो याद रखिएगा इनको पैसा दिया जाएगा भारतीय राजस्व से। कितनी बड़ी बात है साहब, है ना। तो चलो मजे की बात है। और ट्रेड का काम कौन देखेगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी जो डायरेक्टर हुआ करते हैं, आपने देखा होगा कि जो डायरेक्टर हुआ करते हैं, जो निवेशधारी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो व्यापारिक काम को देखेंगे। तो कह सकते हैं कि भारतीय, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक, इन दोनों कामों को अलग कर दिया गया 1784 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये बात लिखिए कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो ब्रिटेन के सम्राट करेंगे, क्योंकि ये अंततः कहाँ के सदस्य होंगे, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होगी वहीं के लोग थे। भारत में, भारत में तो आते भी नहीं थे, बस उनकी राजनीति में वहीं से इंटरफेयर कर देते थे, आते थे ऐसा भी नहीं है। और इस अधिनियम के तहत पहली बार, ठीक है, कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। देखिए बहुत तरीके से आपने देखा होगा, अगर थोड़ा सा इतिहास आप पढ़ेंगे तो डलहौजी तक के शासनकाल में बहुत तरीके से इन लोगों ने क्या करी हुई है, सॉरी, बहुत तरीके से इससे पहले जो युद्ध हुआ है उसके तहत संधि बंदी करके, कई बार अवध के नवाब से संधि करके, फिर शाह सुजाउद्दौला से संधि करके बहुत सारे क्षेत्र को इन लोगों ने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया और उन पूरे एरिया को अब कह दिया ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। तो पहली बार 1784 के अधिनियम में हमें ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र शब्द जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यह उपबंध किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, पर इसके लिए भी एक एक्ट लाए थे। जब उन्हें लगा कि यार हम लोग अपने पास से पैसा नहीं देंगे, तो उस समय मान के चलेगा एक व्यक्ति आता है, ठीक है, अभी आगे चल के इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो साहब लेकर के आते हैं जो है कि 1793 के अधिनियम, और इस अधिनियम के तहत अब ये बात कह दिया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होंगे, इन साहब का नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस है, और ये साहब जो है अमेरिका से हार के आए हैं, तो भारत के अंदर अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं। ठीक है, अमेरिका से हार चुके हैं। तो 1793 का अधिनियम भाई साहब ये लाते हैं, जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व में से भुगतान किए जाने का ये प्रोविजन करते हैं। तो ये इनका अपना अलग सा रूल चल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा 1793 में एक काम और कर दिया गया कि जो अब ये कंपनी है, इनका जो व्यापारिक एकाधिकार है अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका क्या मतलब था, मतलब ये था, देखो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आती है, तो इससे कहा जाता है कि भाई देखो तुम भारत में, यानी पूर्वी देश के अंदर, केवल भारत नहीं पूर्वी देश के अंदर जाओ और तुम्हारा एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब कि ब्रिटेन की कोई अन्य कंपनी जो है वो पूर्वी देश में व्यापार नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा कब किया गया था, 1600 में कहा गया था। तो समय समय पर इसको बढ़ाया गया, और 1793 में एक बार फिर से बढ़ा दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जाओ 20 साल और जो है तुम मौज कर लो भाई। ठीक है, 20 साल और अपना जो है वो काम करो। तो आप देखेंगे तो 1813 का समय आ जाएगा और 1813 में एक और अधिनियम पारित किया जाएगा। कह कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति मिली, यानी जो ईसाई मिशनरी के लोग थे उनको भारत में आकर के अपने प्रचार करने की अनुमति दी गई। और ये इस क्वेश्चन पे आप लगा लीजिएगा स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अब 20 साल बाद क्या गया, 20 साल बाद आ गया साथियों 1813, और 1813 का चार्टर अधिनियम आया। ठीक है, अभी इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रोविजन किया गया, इसका जवाब जो होगा प्रश्न का वो हो जाएगा सी। अब देखिए 1813 में क्या क्या बातें कही गई। पहली बात तो अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब आप हड़क जाएंगे, ऐसे कैसे होगा, समझाते हैं। हालांकि अभी भी कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार कायम रहा। जैसे देखिए आप अभी संसद में आप देखते होंगे, जो संसद है इस समय की, मैं आपको करंट घटना बता रहा हूँ, तो संसद में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार एक स्टेटमेंट बोलते होंगे कि क्या अडानी, ठीक है, ये शब्द आपने बार बार सुना होगा। ये जाता है किसको इंडिकेट करता है कि बीजेपी गवर्नमेंट पूरी तरह से इनके बेस पर काम करती है, यानी पॉलिटिकल लीडर
काम करती है किसके ऊपर, जो हमारे यहाँ के ट्रेडर हैं, माने व्यापारियों के ऊपर, ठीक है। यानी जो व्यापारी कहेंगे वही जो है सरकार करेगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा विपक्ष के नेता का मानना है, ठीक है। तो ऐसे ही उस समय था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, इस ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर साथी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके ही लोग शामिल होते हैं। तो उद्योगपतियों ने प्रेशर बनाया कि यार देखो, पूरब में भी हमें जाने का पूरा मार्ग दो, हमें पूर्व के देशों में व्यापार करने का मौका दो। तो धीरे 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 एक बिल पास करना पड़ा अंत में सरकार को, 1813 का चार्टर अधिनियम, कि जो अन्य कंपनियां ब्रिटेन की हैं वो भी कंपनियां पूर्व के देश में जाकर के व्यापार कर सकती हैं। इसके लिए 1813 का अधिनियम लाया गया और कहा गया भाई देख ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तुम्हारी जो व्यापारिक एकाधिकार है ये यहीं पर खत्म हो जाती है, ठीक है। हालांकि तुम अभी भी कुछ काम कर सकते हो, जैसे क्या कि पूरब के देश में एक देश पड़ता है चाइना, तुम चीन के साथ अभी भी व्यापार करोगे, कोई भी ब्रिटेन की कंपनी चीन के साथ व्यापार नहीं करेगी। इन्होंने कहा ठीक है भाई। और एक काम इन्होंने कहा कि देखो यार, तुम जो चाय बनाती हो ना, चाय लिप्टन टी, तो ये चाय जो बनाते हो ना, इस पर भी तुम्हारा एक अधिकार है। यानी ब्रिटेन की कोई भी अन्य कंपनी वो चाय नहीं बना सकती, मतलब चाय की पत्ती हो वो नहीं बनाएगी, तुम अकेले बनाओगे ईस्ट इंडिया कंपनी। दो बात तुम्हारे अंदर अभी भी है। कंपनी ने कहा ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं है, संसद ने नियम बनाया तो कंपनी को तो मानना पड़ेगा। तो भैया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब खत्म किया गया? 1813 में। क्लियर है मैटर? ठीक है, सुनिएगा अब सुनिएगा। हुआ क्या कि ईसाई मिशनरियों को लगा क्या ऐसा करते हैं, वहां चलते हैं, पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, जबरदस्ती अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, अपना विकास करेंगे, ईसाई मिशनरियों को भी कुछ चाहिए होगा, ठीक है। उधर चूंकि पोप चर्च का बिजनेस वगैरह चल नहीं रहा है तो थोड़ा बहुत तो चलाना पड़ेगा, है ना। तो इसी अधिनियम में कह दिया गया कि देखो भाई एक काम करो, जो ईसाई के जो मिशनरी हैं, जो मतलब ईसाई धर्म के प्रचारक हैं, उनको भारत में आकर के लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति मिल गई कि जाओ उनको जो है ईसाई मत में परिवर्तन करो, चेंज कराओ, ठीक है। एक काम और कहा गया कि भाई देखो, अपनी कंपनी को चलाने के लिए ना कुछ लोग को एजुकेटेड तो करना पड़ेगा, शिक्षित व्यक्ति का होना जरूरी है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि भारतीयों की शिक्षा पर कंपनी की आय में से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का उपबंध किया। हालांकि ये हुआ ही नहीं, पर 1 लाख रुपए व्यय करने का उपबंध किया गया। हमसे क्या सवाल पूछेगा? कहेगा पहला, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम के तहत खत्म किया गया? 1813। चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा 1813 तक। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति 1813 है। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय का प्रावधान 1813। तो ये 3 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है? अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अच्छा, 1833 में। सुनिएगा अगला, अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया। अब देखिए दोनों बात समझ लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी आपने देखा था 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका था वो ही, ठीक है। कौन? तो आपने देखा कि जो है कैनिंगमा बन चुका था भाई साहब, है ना। अब ये साहब कह रहे हैं कि 1833 में ऐसा हुआ, नहीं ऐसा नहीं किया गया। 1833 का जब अधिनियम आया तो अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे भाई साहब, भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए। यानी ब्रिटिश भारत, यानी ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र जहां जहां था ब्रिटिश का, वो पूरे एरिया के वो गवर्नर जनरल बना दिए गए। तो इस प्रकार से भारत के पहले गवर्नर जनरल बना दिए गए, पर महाराज लिख रहे हैं बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिएगा फिर से 20 साल के लिए कंपनी का चार्टर बन चुका है, तो 1813 में फिर से आप 20 साल जोड़ेंगे तो अब 1833 में फिर से अधिनियम आएगा। तो ये आ गया आपका 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन करने का प्रयास किया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग जो है वो नाखुश हो गए। सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग कहें कि यार ऐसा मत करो, रहने दो, ये सिविल सेवकों को रहने दो, हम ही लोग अपना सब कुछ देखेंगे। तो प्रयास किया गया, शुरू नहीं किया गया। दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है। तो कह रहा कौन सा सही है? तो ना तो एक ना ही दो, ये देखिए साहब, डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। सुनिए जरा मैटर क्या हुआ। मैटर ये हुआ कि आप जानते हैं 20 साल बाद अब जो है 1833 में फिर से अधिनियम आएगा। तो 1833 के अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब अब जहां जहां ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है वहां वहां के लिए यही साहब काम करेंगे। इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, याद रखिएगा। और क्या किया गया? अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे इनको विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। इसका क्या मतलब?
मेरे भाई सुनो, मतलब ये हो गया कि जैसे अभी मान लीजिए हमारे यूपी गवर्नमेंट है, ये बेचारा कानून बनाता है, केरला गवर्नमेंट है कानून बनाता है, हर स्टेट अपना कानून बनाते हैं। पर क्या कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट, कर दे क्या, एक काम करो तुम लोग कानून मत बनाओ, तुम्हें नहीं आता, जो मैं चाहूंगा वही होगा। जैसे अभी आपने बवाल देखा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे यार कानून मैं ही बनाऊंगा। मतलब इनकी जो है कानून बनाने की शक्ति, वही तो है विधायिका, कि जो है इनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन लो, कानून भी अब हम ही बनाएंगे। अब बताओ, अब आप सोचिएगा कि अब ये इतने बड़े व्यक्ति हो गए और इनकी सहायता के लिए क्या सिर्फ 4 सदस्य परिषद ही काफी है? क्या सिर्फ 4 सदस्यीय परिषद ही काफी है कि या इस परिषद को बढ़ाना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर बढ़ाना पड़ेगा, पहला। दूसरा, आप कहोगे सर ये तो चलो ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी तो बढ़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्था भी तो बढ़ेगा। इसके लिए हमें जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की जरूरत पड़ेगी, आईएएस की जरूरत पड़ेगी। भाई प्रशासन तो वही चलाएंगे ना। तो यहाँ पे कोशिश किया गया कि यार देखो हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए क्या किया गया कि सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता कराने की बात की गई। पर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि भाई नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आएगा, अभी मजा नहीं आएगा, अगर भारतीयों को शामिल करेंगे तो तांडव मचा देगा। इस कारण से अभी जो है प्रतियोगिता नहीं हो पाई शायद। पर जरूरत तो महसूस हो गया। आप देखिए इसकी भी जरूरत है और ये 4 सदस्यीय परिषद को बढ़ाने की भी जरूरत है, जो कब बना था? 1773 में बना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यहीं से आगे लड़ाई हमारी होगी, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासन दोनों काम को अलग कर दिया गया? अब तो कहानी यहां से सुनिए। अभी 4 सदस्य थे ना, अब वो 2 काम करते थे। कौन सा काम करते थे? पहली बात तो कानून बनाते थे, लॉ मेकिंग का काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रहे हैं, ये दोनों काम कर रहे हैं। तो अब इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया बढ़ चुका, काम बढ़ चुका। इसके लिए साहब क्या करना पड़ेगा देखना, एक और एक्ट आता है 20 साल बाद, 33 के 20 के बाद एक एक्ट आता है 53 में। तो 33 1833 में आप 20 जोड़ोगे तो आ जाएगा 1853 में एक अधिनियम आता है जिसका नाम था चार्टर अधिनियम 1853। उसमें क्या कहा गया कि भैया ये जो काउंसिल है ना, ये जो काउंसिल बना है 4 सदस्य, इन काउंसिल के काम को सेपरेट कर दो, ये विधायी का काम अलग कर दो और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक काम को अलग कर दो। अब तो जरूरत पड़ेगी ना सिविल सेवकों की, क्योंकि प्रशासनिक काम को कौन देखेगा? तो जाहिर सी बात है इसके लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? सिविल सेवकों की जरूरत पड़ेगी साहब, सिविल सेवक की जरूरत पड़ेगी। और लॉ मेकिंग के लिए भी कोई ना कोई बनाना पड़ेगा, है ना, कोई ना कोई डिपार्टमेंट वगैरह बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि आखिर में क्या क्या किया गया 1853 में। तो सबसे पहली बात तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उनमें विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, ठीक है, मतलब अलग से अब 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें हम भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जानेंगे। अब यही जो 6 नए लोग हैं, ठीक है, यही 6 नए लोग जो है साथियों, वह केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाने जाएंगे। केंद्रीय कहिए या फिर भारतीय विधान परिषद कहिए या केंद्रीय विधान परिषद कहिए, ठीक है। अब सुनिएगा, अब ये केंद्रीय विधान परिषद में इन्होंने 1853 में ये चीज देखा। अब इन्होंने एक काम किया, एक काम और आगे बढ़ा दिया कि इनको लगा कि एक काम कर देंगे, क्योंकि बीच बीच में बवाले होते रहते हैं, आपने भी पढ़ा है, बहुत सारे बवाले होती रहेंगी, है ना, बहुत सारे आंदोलन होता रहेगा। तो सरकार को ऐसा लगा कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाते हैं, ताकि राजा रजवाड़े खुश रहेंगे तो अपना काम चलता रहेगा। तो इन्होंने क्या किया कि देखो जो केंद्रीय विधान परिषद है ना, इनमें से 6 में से जो 4 सदस्य होंगे, इनका चुनाव इन्होंने बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के सरकार के द्वारा किया गया। मतलब 4 सदस्य क्षेत्र से हमारे थे, मतलब भारतीय प्रतिनिधित्व यानी स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात की गई। देखिए होशियारी तो लोग लगा ही रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि दायरा बढ़ गया तो इसके लिए सिविल सेवकों के चयन के लिए साहब ने खुली प्रतियोगिता भी प्रारंभ कर दी। तो कौन से अधिनियम के तहत करना पड़ा? ये 1853 के 33 मार देंगे, नहीं 53 मारिएगा, 33 में तो कोशिश किया गया, 53 में अंततः जो है खुली प्रतियोगिता कराना पड़ेगा। और इसके लिए मैकाले समिति का गठन भी किया गया मेरे भाई। 1854 में मैकाले समिति ने अपना रिपोर्ट दिया और अब जो है हमारे यहाँ खुली प्रतियोगिता होगी और बाबू सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे पहले जो है आईसीएस का एग्जाम, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस। अब सुनिए आगे कह रहा है कि भैया देखो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में क्या जानते हो? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय बने। अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड, अच्छा ये 1858 है, जरा सा ध्यान रखिएगा। 1853 के बाद 5 साल तो बीता है, 4 साल बीता है 1857 की क्रांति। और क्रांति में तो धुआं धुआं मच गया, आपने देखा कि किस तरह से बाबू मंगल पांडे ने स्टार्ट करी हुई है कहानी
और उनकी कहानी से कहानी कहां कहां पहुंच चुकी, नकदम मचा दिए हैं ब्रिटेन की सरकार को। इसी के बाद सरकार बेचारी बौखला जाती है, 1853 में अधिनियम लाती है, 5 साल नहीं बीतता कि उसको नया एक्ट लाना पड़ता है जिसका नाम था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब सरकार, अब इसमें देखिए क्या किया गया, कहा कि भैया देखो इसमें जो नियंत्रण बोर्ड था और जो निदेशक बोर्ड था, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों लोग को खत्म कर दिया गया। अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया। क्या आप तीनों पढ़े हैं? तो आप कहोगे हाँ सर, ये तीनों बात सही है। अब समझिएगा कैसे क्या हुआ। देखिए 1858 के अधिनियम में क्या हुआ, जब 57 की क्रांति होगी तो ब्रिटेन की संसद हिल गई कि मेरे भाई ये बड़े बवालिया लोग हैं, कभी भी बवाल कर सकते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि देखो यार कंपनी, अब तुम कुछ काम करवा नहीं पा रहे हो, एक काम करो तुम सारा सिस्टम छोड़ दो, अब हम देखेंगे जो देखेंगे। तो इस तरह से अब जो है शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में ट्रांसफर हो गया। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो बेचारी साधु माता बन के घूमेगी, अब उसका कुछ नहीं रह गया। ठीक है, अब समझ लो कंपनी को कभी भी बंद किया जा सकता था, ऐसा हो गया, ऐसी आ गई। तो अब जब कंपनियां नहीं रहेगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या हैसियत है मेरे भाई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अपने मने खत्म, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खत्म तो ये प्रशासनिक काम नहीं कर पा रहे थे, तो भाई कोई काम नहीं कर पा रहे, पॉलिटिकल काम भी नहीं कर पा रहे थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी खत्म। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को खत्म कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया ने कहा यार इन दोनों को खत्म करो, इन दोनों के स्थान पे एक नया पद बनाओ। बोले कौन सा पद बनाएंगे साहब, तो इन्होंने कहा भारत के राज्य सचिव के नाम का एक पद बनाओ, वो यहीं बैठेगा, उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल बनाएंगे जो ब्रिटेन में रहेगा और ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगा। यानी कंपनी अब जो है राजनीति की तरह काम नहीं कर रही है, कंपनी कुछ नहीं करेगी, अब जो करेंगे भारत के राज्य सचिव ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि रहेगा ही नहीं, रहेगा, परिषद रहेगा, ठीक है, पर कंपनी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अब राजनीतिक के रूप में कंपनी काम कर रही होगी, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। और क्या किया गया कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम बदल दिया गया, और नाम बदल करके क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। एक बात और कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, और भारत के पहले वाइसराय कौन थे, ये भी लॉर्ड कैनिंग थे 1858 में। अब इन्हीं के समय में, चूंकि 56 में ही आ चुके थे लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1857 की क्रांति होती है। ये बात को भी ध्यान रखिएगा, कैनिंग के ही समय में, लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1857 की क्रांति हमारे यहाँ हो जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपने देखा, इसको खत्म करना पड़ेगा चूंकि कंपनी के साथ ही। नया पद बनाया गया, क्यों पद बनाया गया वो तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर पद नहीं रहेगा तो प्रशासन कैसे चलेगा। तो इसका नाम था भारत के राज्य सचिव। अब ये राज्य सचिव अंतिम तक काम करेंगे और इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई है, जो कि ब्रिटेन में भी है, समय समय पर वह अपना जो है वो करती रहती है। इनके पास काफी पावर था, इनके पास काफी पावर था, गवर्नर जनरल पे पूरा एकदम समझिएगा जाबा लगाए हुए थे साहब, है ना। अब सुनिएगा, गवर्नर जनरल बिना इनकी सहायता कुछ कर ही नहीं सकता था, इतना जो है महारानी जी ने उसको बांध दिया था। करा के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। अब तो आपने देख ही लिया कि 1857 ने क्या कमाल कर दिया है। कुछ लोग की बेवकूफी, मतलब कह सकते हैं कि कुछ लोगों की गद्दारी कर सकते हैं, कुछ लोग का इंटेंशन कर सकते हैं, वरना बहुत खतरनाक थी 1857 की क्रांति, ठीक है। इस क्रांति से सरकार को लगा कि भाई अगर इन लोग को शामिल नहीं करेंगे तो बवाल हो जाएगा गंभीर। तो अब आगे चल के एक अधिनियम आएगा जिसका नाम था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। हालांकि 3 अधिनियम लाया जाता है, ठीक है। इसमें आपका एक 1861 का आता है, फिर इसके बाद 1892 में 1909 का। ये तीनों के तहत हमें जो है कहीं ना कहीं विधान परिषद में एंट्री करने का मौका मिलता है। तो इसी क्रम में आप देखेंगे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया और पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात हो रही है साहब। अब सुनिए कैसे क्या करेंगे, कैसे शामिल करेंगे, सुनिएगा। लॉर्ड कैनिंग, अब इसके लिए क्या किया कि लॉर्ड कैनिंग ने, अब लॉर्ड कैनिंग का समय हो चुका है साथियों, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग 56 में ही आ रहे होते हैं, ठीक है, और 61 में ये जाएंगे, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग अपने अंतिम समय में थे और इन्होंने क्या किया कि बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, सर दिनकर राव थे, इनको विधान परिषद में मनोनीत कर दिया। ये वही विधान परिषद है जो भी 6 सदस्यों की बनी हुई है, आपको ध्यान होगा, है ना। जब विधायिका संबंधित काम को हम लोगों ने अलग किया, आपको याद होगा 53 में, ठीक है। तो यही इन्हीं में ये 3 लोग को शामिल कर दिए। अब सुनिएगा, अधिनियम ने क्या किया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। आपने देखा था कैसे 1833 वाले में कि किस तरह से इनकी जो पावर है वो मतलब
बंबई और मद्रास के प्रेसिडेंट्स की पावर को ले लिया गया था। लेकिन 1861 के एक्ट में क्या किया गया कि मद्रास और बंबई के जो प्रेसिडेंसी थे बेचारे, वहां के जो प्रेसिडेंसी थे उनकी विधायी शक्ति उनको पुनः दे दिया गया। इसे डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। यानी अब मद्रास के और बंबई के जो गवर्नर हैं वो कानून अपने क्षेत्र के लिए बना सकते थे। अब आप देखिएगा, दो प्रांत आपको दिख रहा है आंख से, एक तो मद्रास प्रांत, एक बंबई प्रांत। यहाँ के लोग अपना कानून बना सकते हैं, ठीक है। और सुनिए, यही काम दो तो था, अब इसके तहत और काम किया गया 1862 में देखेंगे आप बंगाल में, फिर 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी हमारे उत्तर प्रदेश में, 1897 में पंजाब में विधान परिषद का गठन कर दिया गया। यानी प्रांतों में विधान परिषद। अब देखिए, बंगाल प्रांत था, मद्रास प्रांत है, बंबई प्रांत है, फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, इसी तरह से पंजाब प्रांत है। यानी इन पांचों प्रांत में अगर आप देखेंगे तो प्रांतीय विधान परिषद का गठन कर दिया गया। कंफ्यूजन मत करिएगा, केंद्रीय विधान तो है ही, ठीक है, जो कि अब देखने गवर्नर जनरल के साथ में है, और इस समय गवर्नर जनरल वायसराय हैं। ये केंद्रीय तो है ही, इसके साथ साथ प्रांतीय भी हो गया, क्योंकि प्रांतों में आपने देखा कि विधान बनाने का अधिकार इनको भी मिल गया, इनको भी, ये सब अब जो है अपना कानून बना सकते थे। तो प्रांतीय विधान भी बन सकता है, तो प्रांतीय अब कह सकते हैं कि विधान परिषद, ये जो प्रांतीय विधान परिषद है और ये केंद्रीय विधान परिषद है, अब दोनों चीजें काम करेंगी। अब यहाँ कंफ्यूजन आएगा, समझिए कैसे, आगे क्या हुआ। इसी अधिनियम ने 1861 के अधिनियम ने क्या कहा कि भाई देखो, एक काम और है, प्रांतों में तो तय नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कुछ और हैं, महाराष्ट्र में कुछ और हैं, केरला में कुछ और हैं, पूर्वोत्तर राज्य में कुछ और हैं, है कि नहीं है। तो ऐसे प्रांत के अंदर, यानी राज्य समझ लीजिए, आज के जो राज्य हैं, राज्य में जो है लोकसभा की सीटें समान रूप से नहीं है, लेकिन केंद्र में उस समय कह सकते थे कि हाँ इतनी सीटें तय कर दी गई है, कि हाँ अब जैसे कह दिया गया कि 550 सीटें रहेंगी, 545 से 550 मान लीजिए कह दिया गया कि हाँ 550 सीटें हैं, तो ये फिक्स है ना 550, लेकिन अब राज्यों का तो अलग अलग है ना, ठीक है। ऐसे ही समझिएगा कि 1861 के अधिनियम ने कहा कि भाई देखो, अभी तक कितने मेंबर थे, तो क्षेत्र जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें आप कहोगे सर 6 सदस्य हैं, तो कहोगे हाँ ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई थी। तो 6 सदस्य थे, परिषद ने कहा कि देखो भाई, अब 6 से 12 सदस्य हो सकते हैं, यानी कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्य रह सकते हैं, यानी 6 सदस्य एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए जाएंगे, ऐसा प्रोविजन कर दिया गया, ठीक है। कहां पे, केंद्रीय विधान परिषद में। और केंद्रीय विधान परिषद में हेड कौन है, तो आप कहोगे सर यहाँ का तो हेड वही है, वायसराय की कार्यकारिणी है, वायसराय की कार्यकारी परिषद है, तो हाँ साहब ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है। जैसे प्रधानमंत्री जी की है ना मंत्री परिषद, वैसे ही वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, जिसके सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ा करके कितनी के लिए 12। और ये जो 6 सदस्य थे वो गैर सरकारी सदस्य हुआ करते थे। अब यही बेचारे जो है हमारे भारत के लोग हैं, और इन्हीं 6 लोगों में से धीरे धीरे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। छोटा सा परिवर्तन हुआ पर हुआ, यही इसीलिए हम कहते हैं कि कहा गया कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो प्रतिनिधि हैं, उनको कानून बनाने में अब शामिल कर दिया गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा मसला। आगे हुआ क्या, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में आप क्या समझते हो, समझाओ। मैंने आपसे कहा 3 एक्ट लाएंगे ये लोग, ठीक है। पहले तो 1861 में लाए, उद्देश्य क्या था, विधान परिषद को बढ़ाएंगे। फिर सुनिएगा 1892 में आए, फिर इसके बाद 1909 में आएंगे। अब सुनिए, आपको जरा ध्यान होगा अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा कि 1885 में एक संस्था बनती है जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब ये जो है इसका अधिवेशन हर साल कहीं ना कहीं हो रहा है, सरकार को हर साल इसका सामना करना पड़ता था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ला करके रख देते थे। जैसे इसमें विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी जीना हराम कर देते हैं, कुछ ना कुछ डेली जो है उठा के ले जाके सच्चाई दिखाते हैं, पर बावरी दुनिया देख कहां पाती है। तो ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, और साहब इन लोगों ने और कुछ तो बहुत कुछ पकड़ा, लेकिन इन बहुत कुछ में एक बात और पकड़ा कि जो केंद्रीय विधान परिषद है ना, उनमें सदस्यों की संख्या बढ़ाओ। इन्होंने एक नारा किया कि भाई इनको सदस्यों की संख्या बढ़ाओ, और इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व ज्यादा ज्यादा करो। ऐसा क्यों, ऐसे क्या होगा, इससे लाभ ये होगा कि सरकार जब कोई कानून बनाएगी तो सदस्य लोग जो है बहुमत दे करके उस कानून को पास नहीं होने देंगे। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अन्य सभी मांगों में एक प्रमुख मांग थी कि जो केंद्रीय विधान परिषद है ना, उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाओ। मेरे भाई 7 साल मेहनत किया इन लोगों ने, और अच्छे से मेहनत किया। अंततः सरकार बेबस हो गई, और बेबस होकर के उन्होंने 1892 का एक अधिनियम पारित किया।
अब इस अधिनियम के बारे में आपसे क्या करा देखिएगा, अधिनियम में कहा गया कि भैया केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया, तो हाँ कर देना पड़ा विस्तार। अधिनियम के तहत विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि करके उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। हालांकि अभी ये पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, पर उनको अधिकार दिया गया। बात दोनों सही है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप बताओगे सर दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, 1 और 2 सही हैं। समझिए जरा ध्यान से। भारत परिषद अधिनियम 1892 आ गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मेहनत सफल रही। साहब ऐसा हो गया कि जो केंद्र में था वो तो समझ में आता है, प्रांत विधान परिषद में इन दोनों को विस्तार कर दिया गया। हालांकि प्रांतों में तो अलग अलग डाटा थी, अलग अलग रूप से, पर हमें केंद्रीय विधान परिषद को पकड़ के चलना है, क्योंकि अभी 1925 में विठल भाई पटेल यहाँ के अध्यक्ष बन जाएंगे, सबको मारेंगे साहब। अभी आप देखिएगा, अभी विठल भाई पटेल साहब जो है वो बनेंगे जो है इसके अध्यक्ष केंद्रीय विधान परिषद के, हड़कंप मच जाएगा पूरा। समझिएगा, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में 4 सदस्य की वृद्धि कर दी गई अंत में। अब सुनिए भैया, अब कितना था, तो 4 सदस्य बढ़ा दिया गया, यानी कम से कम 6 हो सकता था, तो अब कितना हो जाएगा, तो अब कम से कम 10। और ज्यादा से ज्यादा कितना था, तो अगर आपको याद होगा तो ज्यादा से ज्यादा उस समय कितना था, तो 12 था, तो 4 सदस्य और जोड़ देंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना हो सकता है, 16। मने मारे झगड़ा बाल बवाल करने के बाद बेचारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले 4 सदस्य को ही जुड़वा पाए साहब। यानी अगर आप देखेंगे तो 1892 के अधिनियम में जो केंद्रीय विधान परिषद थी, जो कि वायसराय के साथ में काम करती थी, उसमें उनके सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 10 से 16 कर दी गई। और थे कितने, तो आप कहोगे सर ये तो शुरुआत से आप बता रहे हैं, पर स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि पहले 6 थी, फिर उसके बाद 12 थी, कम से कम 6 मैक्सिमम 12, 4 सदस्य जो है वो जोड़ पाए। कितना मतलब समझिएगा, इसे रोटी का टुकड़ा उठा के फेंक दिया गया। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 1860 के समय में ब्रिटिश कालीन भारत में बजट जैसा शब्द आ चुका था, बजट प्रस्तुत किया जाना था। ठीक है, 1860 से बजट की व्यवस्था स्टार्ट कर दी गई थी। तो अब कहा गया कि देखो जो विधान परिषद है इनको बजट पर बहस करने की और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया, कि मतलब कार्यपालिका से ये कुछ पूछेंगे वो इनको बताएंगे। ठीक है, पर ये तारांकिक पर ये पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे साहब, इनको ये पूरा अधिकार नहीं था। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब तो सुनिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर सन की कह रहे यार ऐसे कैसे, इतना कम पे तो मजा नहीं आएगा। आगे क्या हुआ, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद बोस को वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। अभी तक सदस्य संख्या बढ़ाया तो गया, लेकिन बढ़ाने के बाद क्या उसमें जो सदस्य संख्या 4 ठो बढ़ाया गया, एक को भारतीय है भी, अरे भाई होना तो चाहिए ना, तभी तो अच्छा लगेगा देखने में कि हाँ तभी तो कोई फायदा होगा। तो साहब ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा कब हुआ, ऐसा बड़े दिन बाद हुआ। कब, 1909 में हुआ। 1909 में अब जो है बाबू सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी जिसके सदस्यों की संख्या कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 16 हो सकती थी, पहले भारतीय थे बेचारे जो इसके अंदर जा पाए। यानी वायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहले भारतीय थे जो बेचारे एंट्री ले पाए हैं। बाकी अन्य तो अभी भी कोई और है, ब्रिटेन के ही लोग हैं, पर वो बेचारे इकलौते इंसान हैं जो एंट्री ले पाए। और ये काम हुआ 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ऐसे ही नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ जानते हैं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सदस्यों की संख्या फिर से बढ़ाई गई। अब की बार कितना बढ़ाया गया था इसे समझिएगा। देखिएगा हुआ क्या कि इस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। मसला ये पड़ गया था कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में जो हमारे लॉर्ड मिंटो थे या लॉर्ड मार्ले साहब थे, ठीक है, ये दोनों लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन थे। इनसे मिलने के लिए जो है उस समय मुस्लिम लीग भी लगभग में अस्तित्व में साथियों आ चुकी है। 1206 का समय जब मुस्लिम लीग बन चुका है और वो अलग से जाती है इनसे मिलने, सरकार से मिलने अलग से जाती है कि भाई हमारा जो निर्वाचन है वो सांप्रदायिक आधार पे आप करो। तो उसमें वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, वो कुछ कहते नहीं है। समय है 1906 का, जब आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल इनसे मिलने जाता है और कहता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करिए, हम लोग जो है अपना अलग अलग सिस्टम देखेंगे। ठीक है, अंत में वो चीजें हमें देखने को मिलती है जब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 मतलब पारित कर दिया जाता है। अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के आकार में फिर से वृद्धि कर दी गई। अब जो 16 थी इनको बढ़ा करके 60 कर दिया गया, मतलब भारी वृद्धि कर दी गई है।
यानी कम से कम अब जो है 60 सदस्य साथियों हो सकते हैं, ऐसा। ठीक है। अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका में पहले सदस्य बने और इन्हें विधि सदस्य के रूप में बनाया गया। ये विधि सदस्य के रूप में साहब यहाँ पे काम करेंगे, समझिएगा। किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दिया गया? तो सांप्रदायिकता को वैधानिकता मिला ये हमारे 1909 के अधिनियम के तहत। मैंने आपसे बताया कि 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने जाती है। लॉर्ड मिंटो से मिलने जाती है और कहती है कि साहब एक काम करो, हमें सांप्रदायिक आधार पे जो है हमारे लिए निर्वाचन की व्यवस्था अलग से कर दो। लॉर्ड मिंटो से ठीक है, आपस में लड़ने दो, मजा आता है, क्या दिक्कत है। तो लॉर्ड मिंटो ने भी 1909 का अधिनियम लाया और वहां पे सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए अलग से जो है चुनाव करने के लिए, ठीक है, अलग से निर्वाचन की पद्धति को स्टार्ट कर दिया। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मानते हैं। तो ये था कौन सा? 1909 का अधिनियम। ठीक है। हुआ क्या देखिएगा, इस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत सचिव हैं, वही भारत सचिव जिनकी सहायता के लिए 14% है, जबकि लॉर्ड मिंटो ये भारत के वाइसराय हैं। अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और इस प्रकार सांप्रदायिकता को क्या मिल गया? वैधानिकता मिल गया। लॉर्ड मिंटो को क्या बोलते हैं? सभी को पता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। अब सुनिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का उपबंध किया गया? अब आप यहां से समझिए क्या मसला हुआ। केंद्र में द्विसदनी का कहने का मतलब हुआ कि जो अभी इनकी जो काउंसिल बनी हुई है, साहिब की काउंसिल जो बनी हुई है, इस काउंसिल को अब ये 2 सदन में बांटेंगे। एक का नाम रखेंगे भैया उच्च सदन राज्यसभा, एक का नाम रखेंगे निम्न सदन यानी लोकसभा। और ये काम कब कर रहे हैं वही आपसे पूछ रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं साहिब, है ना। और ये काम किया गया 1919 के एक्ट के तहत। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था साथियों लागू कर दिया गया 1919 के अधिनियम के तहत। अब सुनिए कैसे, समझिएगा। बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। हुआ क्या कि भारत परिषद अधिनियम लाया गया 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। यहाँ जो मॉन्टेग्यू है वो इस समय भारत के सचिव हैं, जबकि चेम्सफोर्ड वो भारत में वायसराय कह सकते हैं साहब, वायसराय कहिए। ठीक है। अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था को लागू किया गया। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की भी स्थापना की गई है। द्वैध शासन का जनक लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक डायकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन स्टार्ट किया जा रहा है। कैसे होगा अभी समझिएगा। द्वैध शासन सिंपल सा ऐसे समझ लीजिएगा कि अब विषय का बंटवारा कर दिया गया। प्रांत में जो विषय है वो 2 लोग के बीच में बांट दिया गया। यही है द्वैध शासन कि मान लीजिए कि कोई काम है उसको 2 लोग करेंगे, उस पर 2 लोग का कानून काम करेगा, यही होता है द्वैध शासन। ठीक है। आगे भी और डिटेल में मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर लागू किया गया? अब कह रहे हैं कि अभी तक तो मुसलमान थे, लेकिन अब सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे और आंग्ल जो भारतीय हैं इन पर भी ये चीज लागू कर देंगे, सांप्रदायिकता वाला फंडामेंटल। साहब ये 1919 का अधिनियम बड़ा खतरनाक था, इसने सांप्रदायिकता को और खींच के बड़ा कर दिया। तो ये 1919 के अधिनियम के तहत हुआ। 1909 में सिर्फ मुसलमान और कुछ व्यापारिक वर्ग को लिया गया था, लेकिन 1919 के अधिनियम ने तो पूरा नैया डुबा दिया और अब सिखों, ईसाइयों, यहाँ तक कि आंग्ल भारतीयों पर भी ये जो सांप्रदायिकता का सिस्टम है वो लागू कर दिया। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता को विस्तृत कर दिया। बात को समझेंगे, आप सुनिएगा। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या होता है समझिएगा, अभी बताएंगे। अधिनियम के द्वारा संप्रदाय निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ और सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों पर भी इसे लागू कर दिया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। अब जो केंद्रीय विधान परिषद है उसके जगह पे 2 लोग काम करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, जो केंद्रीय विधान परिषद है अब 2 ठो उसको काट के बना दिया गया। एक का नाम तो रखा गया राज्य परिषद, एक का नाम रखा गया विधानसभा। राज्य परिषद को हम इस समय राज्य सभा के नाम से जान सकते हैं, विधानसभा को इस समय आप जो है लोकसभा के नाम से जान सकते हैं। यहां तक कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। कैसे? जो प्रांत के विषय थे उन्हें 2 पार्ट में इन लोगों ने बांट दिया 1919 में। कौन से 2 पार्ट? एक पार्ट को रखा गया सुरक्षित विषय, एक को रखा गया स्थानांतरित विषय। यानी जो अब प्रांत जो बने हैं, इन प्रांत के पास जो पावर है, ये पावर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। जैसे आप देखेंगे इस समय संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। ऐसे ही प्रांत के 2 शक्ति अब काम करेंगे। एक तो आएगा आपका सुरक्षित विषय होगा
अब देखिए कौन उस पर शासन करेगा। एक तो आपका हो जाएगा जो स्थानांतरित विषय होगा, ऐसा किया गया 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, सिखाओ भारतीयों को ये लोग सिखा रहे थे। अभी जब भारत वाले सिखाएंगे ना तो कुछ लोग 100 साल नहीं चलेंगे, सब उठा के बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ेगा, समझिएगा। करा के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे उपबंध भारत संसद अधिनियम 1919 के बारे में सही है। अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यानी अब हमारे यहाँ जो है परीक्षा कराई जाएगी साहिब। अभी तक जो परीक्षा हो रही थी ना, आपने देखा था जो 35 से परीक्षा हो रही है 53 से, वो परीक्षा ब्रिटेन में हो रही थी। हमारे यहाँ परीक्षा नहीं करा रहे थे लोग आईसीएस का, तो कुछ लोग पहुंच ही पा रहे थे ब्रिटेन में, है ना। अधिनियम के तहत सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ये काम भी ठीक किया गया। तो अब आपसे पूछ रहा है भाई कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपका सही होगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी हमारे दोनों स्टेटमेंट साथ ही सही है, सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। अब सुनिएगा क्या किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो अधिनियम के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग, जो ये हम लोग आज में है ना, इस समय है ना लोक सेवा आयोग, ऐसा है, ठीक है, ये किया गया। और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। सर अलेक्जेंडर मुंडी मैन की अध्यक्षता में द्वैध शासन व्यवस्था ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था। इसकी असफलता की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था मुंडी मैन समिति। अच्छा, ये समिति अभी नहीं बनती है, नहीं, ये समिति आप जानते हैं अभी आप देखेंगे तो कुछ समय बाद जब भारत के अंदर स्वराज पार्टी का गठन हो जाएगा, स्वराज पार्टी के कहने पर ये समिति मुंडी मैन कमेटी जो है ये 1924 के आसपास में बनेगा। तब जाके ये इसकी समीक्षा करने के लिए बनाया जाता है कि आप जो है द्वैध शासन असफल क्यों हो गया, उसकी समीक्षा आप करिए। अधिनियम के तहत भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये काम अच्छा किया, अब भारत के राजस्व से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अब सुनिए आगे और भी कई सारे प्रावधान थे, पर वो सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने लेवल के लिए इतना ही बहुत ज्यादा है। ये भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है पर इतने तक समझाना जरूरी है साथी, है ना, वरना फिर सब एकदम सब घालमेल हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे। अब सुनिएगा 1919 के अधिनियम में कहा गया था कि भाई देखो आज से 10 साल बाद हम एक कमीशन, एक आयोग भेजेंगे जिसका काम होगा कि 1919 का जो अधिनियम है उस अधिनियम को वो जांच करें। ठीक है, जिसका नाम होगा क्या, साइमन कमीशन। लेकिन थोड़ा सा चुनाव को लेकर के ब्रिटेन में आपस में दिक्कतें हो रही थी, इसलिए जो है साइमन कमीशन को 2 साल पहले ही इन लोग को भेजना पड़ा। तो आना था 1929 में, पर साइमन कमीशन को आना पड़ा 1927 के अंदर ही। कौन कौन कह रहा कि साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे, कौन कौन लोग इसमें समझना है। वैसे तो साइमन कमीशन में साथियों 7 सदस्य थे, लेकिन लियोनेल कार्टिस का संबंध यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। लियोनेल कार्टिस साहब का दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं था इससे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा साहब वो आपका हो जाएगा डी, राइट आंसर। ठीक है, अब समझिएगा इसका काम क्या है साइमन कमीशन का। तो वैसे 2 बार साइमन कमीशन भारत में आता है, पर ये इसका मूल उद्देश्य था कि जो 1919 के अधिनियम को लाया गया उस अधिनियम की जांच करेगा, समीक्षा करेगा, बताएगा कि क्या हालचाल भारत में चल रहा है। ठीक है, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया। इसमें 7 लोग थे, लॉर्ड बर्न थे, एडवर्ड डॉगन थे, फिर बर्नर हॉर्मसन थे, फिर CR एटली थे और GR लैंडफॉक्स थे, इसके साथ हेम अर्ल कोना, ये भी लोग इसमें शामिल है साहिब, है ना। अब चूंकि इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः इसे श्वेत आयोग की संज्ञा से अभिहित किया गया। और गांधी जी अभी नए नए वही आए थे भैया 1915 में, इनका तो एकदम से पूरा भौकाल चला था साहिब, है ना। गांधी जी जो बोलते फिर एकदम मजे मजे हो जाए, क्योंकि 1915 में आए थे और आप जानते हैं कि ये लगातार 1917 में चंपारण में पूरा आंदोलन धुआं मचा देते हैं। फिर 1918 में आप देखते हैं प्लेग मजदूर को लेकर के आंदोलन मचा देते हैं। फिर 1918 में ही खेड़ा किसान आंदोलन मचा देते हैं साहब। फिर आपने देखा किस तरह से 1920 में साहब असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, मतलब धुआं मचाए हुए हैं गांधी जी। इस सबसे गांधी जी का पूरा एकदम जलवा चल गया साहब। ठीक है, इनके कहने पर साइमन आयोग का पूरी तरह से विरोध किया गया पूरे भारत में। इसके पीछे तो सबसे गांधी जी ने कहा यार सारे लोग अंग्रेज ही हैं, हम लोग कुछ है ही नहीं है, नहीं, धुआं करते हैं और साइमन कमीशन का पूरी तरह से विरोध करते हैं। गो साइमन गो का नारा देते हैं, सोचिए गो साइमन गो, जाओ जाओ हटो साइमन। तो साहब इसका बहुत अच्छे से विरोध होता है। साइमन कमीशन बेचारा चला जाता है, रोता भी लगता, पर जाएगा तो कुछ ना कुछ अद्भुत जरूर करके जाएगा, है ना, क्योंकि उसको बुरा लगेगा जॉन साइमन को। आगे देखिए क्या होता है, कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
अब देखिए फेडरल कोर्ट बनेगा। अब यहाँ से थोड़ी सी अच्छी चीज हमारे यहाँ आने वाली है, साहब संघीय न्यायालय बनेगा और यहाँ से बहुत सारे, जैसे आजकल हमारा उच्चतम न्यायालय है, वो समझ लीजिएगा कि संघीय न्यायालय ही आगे चल के उच्चतम न्यायालय में कन्वर्ट हो रही है। और ऐसा किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। साथियों 1919 में ऐसी बहुत सारी बातें थी जिसको हमने स्किप किया क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें यहाँ पे नहीं थी। उसकी आवश्यकता जब आप कभी भी सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे तो वहां पे उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारी बातें हमने काटी है पर उसकी आवश्यकता वास्तव में हमारे पेपर में नहीं है, बहुत ज्यादा लेवल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम 1935 पे आपको इतनी जल्दी लेकर के आ गए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत पहली बार जो है फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। फैक्ट को याद रखिएगा। और क्या, भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे और वर्तमान में जो हमारा भारतीय संविधान है उसका एक बड़ा हिस्सा हम भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए हुए हैं, सीधे एज इट इज उठा लिए हैं। इसके लिए श्री अम्बेडकर जी की आलोचना भी की गई है। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसी अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में आप देखेंगे तो फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ही आएगा, 1 अक्टूबर 1937 का डेट। अब सुनिएगा, कह रहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत गठित संघीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन मतलब सही है। यह जो है कलकत्ता में स्थित है। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 7 सदस्य हो सकते थे जिनकी नियुक्ति सम्राट करेगा, ऐसा समझते हैं भाई क्या बात सही है। तो पहली बात तो संघीय न्यायालय की स्थापना ये कह रहा कि कोलकाता में है जबकि दिल्ली में है, तो ये तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, तो जहां जहां पहला उसे आप काट दीजिए, अब इन्हीं में से सिलेक्ट करना है। दूसरा, सर मॉरिस गोयर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ये बात तो बिल्कुल ही सही है। अब फंस जाती है बात दूसरा कि इसमें कुल कितने सदस्य थे। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश सहित बिल्कुल सही है कि इसमें 7 मेंबर स्टार्टिंग में हो सकते थे जिनकी नियुक्ति सम्राट ही करता था, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। 2 और 3 प्रश्न का राइट आंसर यानी हो जाएगा कौन सा, बी वाला हो जाएगा साहब आपका यहाँ पे सही जवाब यानी करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा सही जवाब। अब सुनेंगे जरा सा फेडरल कोर्ट की बात। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को इसका गठन किया गया। कहां पे किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के और 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो जिनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा किया जाना था। सर मॉरिस गोयर की बात करेंगे, इसके मुख्य न्यायाधीश थे पहले। अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे जिनका नाम है जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्ताना। भाई ये दोनों जन का नाम याद रख लेना। ये जो फेडरल कोर्ट बना उसमें 2 भारतीय थे और इस समय एग्जामिनर नया नया प्रश्न ढूंढ रहा है, तो इन दोनों का नाम है जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्ताना। इन दोनों जन का नाम याद रखना, ये दोनों भारतीय हैं जो कि फेडरल कोर्ट में भैया हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सही है। इस अधिनियम के तहत दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो आपको यहाँ से सही है। अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, सही है साहब। अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रोविजन किया गया, ये बात भी सही है। तो तीनों बात आपका सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट, यानी 1, 2, 3 आपका हो जाएगा साहब सही जवाब, सी हो जाएगा राइट आंसर। हालांकि भारतीय संघ कभी बन नहीं पाया, बाकी दोनों काम हुआ, लेकिन प्रावधान किया गया था। बन नहीं पाया वो अलग बात है, पर प्रावधान किया गया। कैसे क्या है समझिएगा, देखिएगा। ये बात तो आपने समझ लिया, 1 अप्रैल 1937, ये भी आप समझ लिए। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रोविजन किया गया है। अब ये क्या है, अभी आगे चल के हम डिटेल में समझेंगे। कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़िए और सही उत्तर का चयन करिए। अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई तथा केंद्रीय विषय को स्थानांतरित और आरक्षित, हस्तांतरित नहीं, आरक्षित विषय में बांट दिया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब जो है केंद्र में द्वैध शासन लाया जाएगा और केंद्र के जो विषय हैं उसके 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा, एक स्थानांतरित और एक आरक्षित। आपको याद है क्या थोड़ा भी 1919 का किस तरह से प्रांतीय विषय को बांटा गया है, अब केंद्रीय विषय को बांट दिया जाएगा 1935 के तहत। अधिनियम के तहत रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की भी स्थापना की जाती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों ही है क्या राइट, समझिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांत के बीच में
केंद्र और प्रांत के बीच में, अब देखिएगा जो प्रांत बने उनके बीच में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पे शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, लेकिन अभी भी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? वायसराय के पास हैं। तो साहब याद रखिएगा, आपसे सीधे कहेगा कि अवशिष्ट शक्तियां 1935 के अधिनियम के तहत किसके पास थी? तो अभी भी वायसराय के पास ही है। यानी जो मेन हेड जो पावर होगा, जो एक्स्ट्रा जो पावर है, वो सब कुछ वायसराय के पास ही है। लेकिन केंद्र के बीच और प्रांतों के बीच में, जो प्रांत बन चुके हैं उनके मध्य में सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। जैसे इस समय हमारे यहाँ है ना संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उस तरह से एकदम वैसे ही अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता देकर प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध किया गया। इसका क्या मतलब कि जो प्रांत हैं वो अपना खुद का कानून बना सकते हैं, खुद का विधान बनाए भाई साहब, खुद का विधान बना सकते हैं। यानी वो स्वायत्तता उनको मिल गई है। जैसे इस समय पंचायतों को स्वायत्तता मिली है ना, कहा जाता है कि पंचायतों का स्वायत्तता दिया जाएगा, उसी तरह से भाग 9 क्या कहता है कि राज्य जो है वो पंचायतों को स्वायत्तता देगी। सॉरी, आर्टिकल 40 कहता है ना पंचायत का गठन उनको स्वायत्तता दिया जाएगा, यानी वो अपना खुद का कानून बनाए, खुद का विधान बनाए, खुद का नियम बनाए। ऐसे ही 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया कि भाई तुम अपना कानून वगैरह बना सकते हो। आगे कह रहा है क्या? आगे कह रहा है कि अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई तथा केंद्रीय विषय को अब 2 पार्ट में स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय में बांट दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत रेलवे के प्रशासन के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण का गठन भी किया गया। क्लियर है? अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे संघ सूची का विषय है? अभी वर्तमान में संघ सूची में आप जानते हैं संघ सूची में 97 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कह रहा है कि संघ सूची का विषय कौन सा होगा साहब? तो आप जानते हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो जितने बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे अब संयुक्त राष्ट्र संघ, इनसे रिलेटेड मैटर राज्य सरकार क्या करेगा? तो ये संघ का काम हो गया। केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो, ये भी तो संघ का ही मैटर होगा, सेंट्रल की बात है। युद्ध और शांति, ये राज्य सरकार क्या करेंगे? अगर राज्य की बात होती तो हमारे योगी जी सीज फायर करते हैं? नहीं, सीधे उड़ा देते हैं। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, है ना, नियम कानून विधि होता है हर चीज का, और हमसे आपसे योग्य लोग बैठे हुए हैं केंद्र और राज्य में। लेकिन भाई स्पष्ट है कि युद्ध शांति की बात आएगी संघ सूची में मैटर जाएगा, केंद्रीय आसूचना अन्वेषण ब्यूरो संघ में जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ से मैटर तो भी संघ का मामला। भैया आपने इसे क्या लेना देना? सी हो जाएगा अपना सही जवाब। ये दोनों संघ सूची का मामला। कुछ है जिनको आप रट लीजिएगा, जैसे संघ के जो सशस्त्र बल होते हैं, नौसेना और जो हमारी सेनाएं होती हैं, वायुसेना होती है, इंडियन आर्मी, मिलिट्री फोर्स, ये सारे लोग जो होते हैं ये सभी के सभी ये जो है सेंट्रल मतलब संघीय सूची के भाग हैं। रक्षा उद्योग जो है ये सभी ये जो आते हैं संघ सूची के विषय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, केंद्रीय आसूचना अन्वेषण ब्यूरो, विदेशों से संधि और करार, ये भी जो है संघ सूची का मैटर है। युद्ध और शांति, पासपोर्ट और वीजा, इवन दो रेलवे और जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं यानी जो नेशनल हाईवेज हैं वो भी किसके विषय हैं? संघ सूची के विषय हैं। ये सब थोड़ा सा याद रखिए, आगे जो है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा इनकी संख्या। पेपर में यहाँ से एक सवाल जो है पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय विषय नहीं है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग तो संघ का विषय है, अभी आपने देखा। महापत्तन, डाकघर, तो आप डॉकयार्ड आप देखिए तो ये राज्य का विषय तो हो ही नहीं सकता, संघ का ही विषय है, क्योंकि पत्तन वगैरह का काम राज्य सरकार क्या जाने बेचारे, उसको क्या लेना देना इससे, है कि नहीं है? ठीक है। डाकघर बचत ये भी सेंटर का काम है, लेकिन पुलिस जो है आप देखते हैं हमारे यहाँ पुलिस में जो भी नियमावली वगैरह होती है वो योगी जी खुद बनाते हैं। तो पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, किसका विषय होता है? राज्य सूची का विषय होता है। ये इसका संघ से क्या लेन देना? ठीक है, हमारे यहाँ बनाते हैं योगी जी। अभी यूपीएसआई के लिए नियमावली बदलने वाले थे पर बदले नहीं, बना दिए। तो सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। भाई ये जो है संघ का विषय नहीं बल्कि राज्य सूची का विषय है। केंद्रीय विषय यानी संघ सूची के विषय समुद्री पोत परिवहन और नौ परिवहन ये सब है। महापत्तन जो होते हैं वो सब आ जाएंगे। वायु मार्ग, विमान चलन ये सब आरबीआई आ जाएगा। डाकघर बचत आ जाएगा। भारत या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी लॉटरी, अच्छा राज्य सरकार भी जारी करेगी, वो भी केंद्र का विषय है, संघ सूची का ध्यान रखेंगे। विदेश के व्यापार और वाणिज्य ये भी संघ सूची का विषय है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य ये भी, बैंकिंग, बीमा, ये सारी चीजें जो हमारी संघ सूची के विषय के अंतर्गत आती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे संघ सूची का विषय है? अब यहाँ पे ध्यान से रखना होगा संघ सूची का विषय कौन सा है। तो मेरे भाई पुलिस तो किसी कीमत पे नहीं होगी, ठीक है, पुलिस तो किसी भी कीमत पे नहीं होनी है, पुलिस को हटाइए। क्या स्थानीय स्वशासन हो सकता है? तो भैया स्थानीय शासन ये कैसे संघ का विषय हो सकता है? अब हमारे यहाँ जो है प्रधान के चुनाव मोदी जी थोड़ी चल जाएंगे, नहीं, ये भी नहीं हो सकता।
कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क, ये भी राज्य सूची का मैटर है साहब। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, संघ सूची का विषय कोई नहीं है, डी मार दीजिए प्रश्न का राइट आंसर। क्योंकि कृषि भूमि से के संबंध में जो संपदा शुल्क होता है ये राज्य सरकार के अंडर में आता है साहब, तो इस प्रकार से डी ही होगा राइट आंसर। राज्य सूची के क्या क्या विषय हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक व्यवस्था, लोक प्रशासन, फिर पुलिस, फिर स्थानीय शासन, लोक व्यवस्था और स्वच्छता, मादक लीकर ये भी शराब वगैरह, मत्स्यन, लोक राज्य के लोक ऋण, विद्युत के उपभोग या विक्रय से मैटर, कृषि भूमि के संबंध में जो संपदा शुल्क होगा, ये साहब जो है हमारे राज्य सूची के मैटर है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला, बाजार और मेले, ये शायद एसआई का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका विषय है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का, या किसका विषय है? तो ये बाजार और मील, ये जो चीजें होती हैं ये सब राज्य सूची के अंडर में काम करती हैं, ठीक है। संघीय सूची तो होगा नहीं, ठीक है। ये बाजार वगैरह इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो राज्य सूची का ही ये विषय है, बाजार और मेले, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक दो बार पूछा भी जा चुका है। देखिए, और कुछ जो है राज्य सूची के विषय हैं, जैसे 100 को गाड़ना, कब्रिस्तान, समाधान, ये सब इन्हीं का विषय है। कृषि के अंतर्गत कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि का शिक्षा अनुसंधान आएगा, ये भी। मत्स्यन आपने देखा, फिर प्रतिपाल्य अधिकरण जितने हैं उन सब, जितने भी ट्रिब्यूनल हैं वो सब, उद्योग, ठीक है, राज्य के, गैस और गैस संकर्म, राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड कोई मैटर होगा, बाजार और मेले, राज्य का जो लोक ऋण है, फिर निखात निधि, फिर भूमि और भवनों पर जो कर लगेगा, ये हमारा जो है वो राज्य सूची का विषय है। स्क्रीनशॉट कर लेंगे, है ना। अब सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे समवर्ती सूची का विषय है? सड़कों या अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाने वाले माल और यात्रियों पर जो कर लगेगा। अब बताइए, क्या ये समवर्ती सूची का विषय है? क्या ये मैटर समवर्ती सूची का विषय है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि जो देखिए सड़क है या जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, इनका तो राज्य से संबंध है, ठीक है। इनके द्वारा ले जाने वाले जो माल और यात्रियों पर जो टैक्स लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट देखता है, ना कि स्टेट और, भाई समवर्ती सूची में दोनों लोग काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट अकेले काम करता है इन वाले विषय पर। जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर ये भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, जबकि पथ कर भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करता। लेकिन न्यास और न्यासी वाला जो ये मैटर है, ये जो है स्टेट और सेंट्रल दोनों लोग इस पर रूल बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो यही जो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा, ये समवर्ती सूची का विषय है। इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चौथा हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। अब सुने, राज्य सूची के और कुछ मैटर है, जैसे सड़क, ये सब आपने देख लिया, पथ कर देख लिया। वृत्तियां, व्यापारों और आजीविकाओं और नियोजन पर जो टैक्स लगेगा वो, प्रति व्यक्ति कर और मनोरंजन कर, जैसे विविध माध्यमों से मनोरंजन वगैरह दे रहा है, तो इस पे जो टैक्सेशन वगैरह है, इनके जो विषय हैं वो भी राज्य सूची के विषय हैं, जबकि न्यास और न्यासी का विषय ये समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे समवर्ती सूची का विषय है? विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, या अन्य कोई वृत्तियां। तो जो भी वृत्ति है, ये करा कि ये जो वृत्तियां हैं क्या ये हैं या नहीं है, तो साहब याद रखिएगा, ये जो वृत्ति होती हैं वो दोनों लोग इस पर कानून बनाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर भी दोनों लोग कानून बनाएंगे, वन पर भी, वन्य जीव और पक्षियों के संरक्षण पर भी राज्य और स्टेट दोनों कानून बनाते हैं। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का सी। भैया ये जो चारों विषय हैं, ये चारों विषय समवर्ती सूची के विषय हैं। अब समझिएगा, समवर्ती सूची के विषय में न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का गठन, संगठन, ये सब आता है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, वन आ जाएगा। वन्य जीवों के संरक्षण मतलब और पक्षियों का संरक्षण, खाद्य पदार्थ और अन्य माल का अपमिश्रण, बाट और माप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीमत नियंत्रण, जन्म मरण सांख्यिकी यानी जनगणना, और विद्युत। अगला करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रिप्स मिशन के संदर्भ में सही है? अब देखिए, क्रिप्स मिशन आएगा, यह एक अस्थायी आयोग था जो कि 22 मार्च 1942 को भारत आया। मिशन में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। आपने 1935 तक देखा, फिर और भी घटनाएं होती हैं 1937 तक, ठीक है। 38-40 में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे सरकार बौखला जाती है और अंततः सरकार एक मिशन भारत में भेजती है जिसका नाम है साथियों क्रिप्स मिशन। और ये भाई साहब 1942 में भारत आते हैं और आ करके कहते हैं कि भाई देखो, आप सबके लिए जो है एक संघ बनाया जाएगा, एक भारतीय संघ बनाया जाएगा। 1935 वाला संघ आपने देखा कि किस तरह से, सुनिए, जो आपने अभी पढ़ा था कि 1935 में
एक संघ की बात कही गई थी जिसका नाम था भारतीय संघ की बात। और इसमें कहा गया था कि दो लोग हैं, मतलब तीन लोग शामिल थे। एक तो भारत का जो क्षेत्र है, यानी जो ब्रिटिश क्षेत्र था वो, ठीक है समझिएगा, ब्रिटिश क्षेत्र था। और एक तो राजा रजवाड़े का क्षेत्र है साथियों, ठीक है, राजा रजवाड़े। और एक जो है वो प्रांत के जो क्षेत्र है वो। तो इसमें क्या कह दिया गया था कि जो भारतीय संघ होगा, इस भारतीय संघ में ये तीनों लोग शामिल होंगे, और इनमें से अगर कोई भी शामिल नहीं होता तो भारतीय संघ नहीं बनेगा। तो जो यहाँ पे जो राजे रजवाड़े थे वो लोग कहे कि हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे, जो प्रांत के लोग थे उन्होंने कहा कि हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे। इस तरह से 1935 में भारतीय संघ नहीं बन पाया, ठीक है। प्रांतों को स्वायत्तता तो दे दिया गया, लेकिन भारतीय संघ नहीं बन पाया। तो जब ये आता है क्रिप्स मिशन 1942 में, ये कहता है कि देखो हम हमारी बात मानो, चूंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार होना होता है। तो ये कहता है कि भाई देखो मसला ये है कि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि हम एक ऐसी भारतीय संघ की स्थापना करेंगे जिसकी जो स्थिति होगी वो ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की होगी। पहली बात तो ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत होगा। गांधी जी का है ससुरा ऐसा हो जाएगा, नहीं चलेगा काम। अंत में क्रिप्स मिशन हो जाएगा शायद फेल। पर ये दोनों बात कहा गया, ये दोनों बात बिल्कुल सही है। 22 मार्च 1942 को भारत आया था, ये बात भी बिल्कुल ही सही है। अब सुनिएगा क्रिप्स के बारे में और क्या। तो पहली बात तो यह एक सदस्यीय आयोग था। 22 मार्च 1942 को भारत आया था। इसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और इन्होंने कहा कि हम भैया भारतीय संघ बनाएंगे, और पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज की बात करी गई। कब करेंगे ये डेट कोई तय नहीं था, कोई समय में इन्होंने कुछ नहीं बताया, बस कह दिया ऐसा होगा हवा में। मिशन ने यह भी कहा कि भैया देखो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा ना, तो इसके बाद हम एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासत शामिल होगी। और सुनिए, इन्होंने एक बात और इसमें कहा क्या कि अगर जो नया ये संविधान सभा जो नया संविधान बनाएगी, वो संविधान अगर देशी रियासत या भारतीय प्रांत को नहीं समझ में आता है तो ये लोग अपना अपना संविधान खुद बना लेंगे। यानी बंटवारे की बात हो रही है। भारत पाकिस्तान की बंटवारा तो चर्चा में आ ही चुका है, डिमांड उसका हो ही रहा है। लेकिन साफ साफ दिख रहा था क्रिप्स मिशन चाहती भी है कि अगर आप लोग नहीं चाहते ठीक है, हम आप लोग के लिए अलग कानून बना लेंगे, आप लोग जो है भारत से अलग रहना, ऐसा। तो ये बात भी हमें देखने को क्रिप्स मिशन में मिलता है। गांधी जी बौखला जाते हैं बेचारे। अब सुनिए क्या होगा। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि यह दिवालिया बैंकों के द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक है, कि मतलब ये लोग जाने वाले हैं और हम लोग को जो है एक ऐसा चेक देने वाले हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ये बात क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी जी टोन मार देते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स को, कि जो ये हमसे कह रहा है कि यह दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला एक चेक जैसा हम लोग को कुछ दे रहे हैं, कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा तब जो है हम देंगे, बाकी वास्तविकता कुछ है नहीं। औपनिवेशिक स्वराज के लिए कोई तिथि तय नहीं की गई है शायद। इसी कारण महात्मा गांधी के द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा गया, कि एक दिवालिया होने वाली है सरकार और हमको एक ऐसा चेक दे रही है कि बाद में आप इसको भुनवा लीजिएगा, है ना। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि औपनिवेशिक स्वराज की कोई तिथि नहीं थी। मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि ये पृथक अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं और क्रिप्स मिशन में ऐसा कुछ मिलता नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए, पेपर में घंटी बजा देगा ये वाला सवाल, पेपर में एकदम घंटी बजा देगा इस बार, कि इसको जो है आपको सेट से लगाना है। अब जानते हैं क्रिप्स मिशन भारत में कब आता है, तो आप कहोगे सर 22 मार्च 1942। 22 मार्च अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा, तो आप कहोगे सर ये 1942 को आता है 22 मार्च, ठीक है। इसके बाद साथियों बेबल योजना आता है, जून में आता है, 1945 में आता है 1945। और इसके कहने पर शिमला सम्मेलन होता है 1946। शिमला सम्मेलन भी 45 में होता है, लेकिन बेबल योजना के बाद, क्योंकि बेबल योजना में कहा गया था, उसी के बाद शिमला सम्मेलन 1945 में किया जाता है साहब, ठीक है। और इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आप लोग जानते हैं, ये तो 46 में आते हैं। तो भैया 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है। 1 2 3 4 जहां दिख रहा है उसे आप सही मार दीजिएगा। 1 2 3 4 यहाँ भी दिख रहा है, 1 2 3 4 यहाँ भी दिख रहा है, तो ए और डी दोनों के दोनों आपके हो जाएंगे प्रश्न के सही जवाब, ठीक है। हो जाता है टाइपिंग में। अब इसको रट लीजिए, मैं क्या कहूँ, इस सवाल को मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में यही देखने को मिलेगा। तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942, बेबल योजना जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, कैबिनेट मिशन 22 जनवरी 1946, अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, मनबाटन योजना यानी माउंट बेंटन योजना लाया जाता है 3 जून 1947। इसके बाद भारत का विभाजन होता है 15 अगस्त 1947। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिमला सम्मेलन के बारे में सही है? तो देखो बेबल योजना के बाद
क्रिप्स मिशन फेल हुआ, लॉर्ड बेबल आते हैं बेबल योजना लेकर, वो भी फेल हो जाता है। इनके कहने पर शिमला में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है शिमला सम्मेलन, और यह सम्मेलन होता है 25 जून 1945 को। और इस सम्मेलन में अगर आप देखेंगे तो कुल 22 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो कह रहा 22 जून 1945 को, बात सही है। सम्मेलन में कुल 45 प्रतिनिधि ना 22 प्रतिनिधि। प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता कौन करता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। नहीं भाई, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं करते हैं, नेतृत्व किया जाता है अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद नेतृत्व कह सकते हैं, प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व, ये थोड़ा सा सही करिएगा इसे, प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व, अध्यक्षता शब्द सही नहीं है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। नहीं, नेहरू जी नहीं करते हैं, इसका नेतृत्व जो है वो अबुल कलाम आजाद साहब करते हैं। कौन करता है? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद साहब करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। सही जवाब कौन सा होगा? पहला स्टेटमेंट, यानी केवल एक हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, समझिएगा। शिमला सम्मेलन कब होता है? हमने आपसे बताया बेबल योजना के बाद होगा, 4 जून 1945। बेबल योजना के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि पेपर में कुछ आएगा वहां से नहीं। ठीक है, ये जो है 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड बेबल, इन्होंने एक योजना घोषित की जिसका नाम था बेबल योजना। योजना में कहा गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़ करके शेष सभी भारतीय होंगे। आप सोचिए, ओ पीछे हम लोग आजादी का जश्न मनाने वाले हैं, इस असुरा बेबल हम लोग को फिर से पीछे ले चल रहा है कि वायसराय का कार्यकारी फिर से बदलेंगे। अरे भाई, आजाद करने का समय है, 2 साल में हम आजादी लेंगे। अभी शिमला सम्मेलन हुआ साथियों, इसने कहा कि देखो इन सब के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाएंगे, मतलब एक प्रतिनिधि मंडल बुलाएंगे बहुत भव्य तरीके से, और वहां पे डिस्कस होगा। तो 25 जून 1945 को यह सम्मेलन हुआ शिमला। 22 प्रतिनिधि ने भाग लिया, और प्रतिनिधि मंडल का जो अध्यक्षता करते हैं, नेतृत्व करते हैं, वो अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। जैसे अभी हाल ही में सीज फायर करने के बाद मोदी जी ने प्रतिनिधि मंडल भेजा था अलग अलग देशों में, कुछ ऐसा ही। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? तो बेबल योजना भी हो जाता है साहब फेल। अब जब सब कुछ फेल हो जाता है और युद्ध खत्म हो जाती है, तो क्लेमेंट एटली साहब जो है वो कैबिनेट मिशन भारत में भेजते हैं साहब, और 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं सर क्लेमेंट एटली, स्वयं नहीं होते हैं इसमें क्लेमेंट एटली, इसे याद रखिएगा, ये साहब नहीं रहते हैं इसके अंदर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं। जब कैबिनेट मिशन भारत आएगा तो जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी पहला होगा यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, समझिएगा। कैबिनेट मिशन कब आता है? तो उसमें प्रधानमंत्री हैं क्लेमेंट एटली। मिशन की घोषणा करते हैं 22 जनवरी 1946 को। मार्च में मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंच जाता है। 3 सदस्य है, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हैं, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी इसमें शामिल होते हैं साहब। तो ये मिशन के द्वारा 16 मई 1946 को एक योजना प्रस्तुत किया गया, और इस योजना के तहत अब आगे जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। और योजना में 3 बातें इन्होंने कहा। पहली बात तो संविधान सभा कैसे बनेगा, इस पर इन्होंने चर्चा किया कि हम आतेमान जो है एक संविधान सभा का गठन करेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि हम एक जो है अंतरिम सरकार को बना के जाएंगे, मतलब तत्काल जो है हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे। और संविधान सभा कैसे बनेगा, इसका चुनाव वगैरह कैसे होगा, ये तीसरा काम, वो सब कुछ हम तय करके जाएंगे। तो 3 काम सन्न से ये लोग किए हैं 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट में। और इस योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत संविधान सभा, मैंने आपसे कहा कि संविधान सभा कैसे होगा, ये पहली बार इन्होंने सीधे जाकर के बता दिया कि देखो यार संविधान सभा बनाओ जिसमें कुल टोटल 389 सदस्य होने चाहिए। ऐसा कैबिनेट मिशन ने कहा कि टोटल 389 सदस्य होने चाहिए। इन 389 सदस्य में 2 तरीके के सदस्य होंगे। कौन कौन से? जो ये 389 मेंबर होने चाहिए, इसमें जो है 2 लोग शामिल होने चाहिए। 296 मेंबर ये ब्रिटिश प्रांत से होने चाहिए, और 93 मेंबर होने चाहिए ये देसी रियासत से होने चाहिए। अब इस 296 सदस्यों में से कुछ सदस्य इन्होंने अपना जो 11 प्रांत थे वहां से ये लोग उठाए थे, और 4 कमिश्नरी प्रांत थे साथियों, वहां से सदस्य जो थे वो शामिल थे। पर टोटल मेंबर थे कितना? 389, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब सुनिएगा 389 मेंबर हैं। अब ये कहा गया कि यार देखो जो ये 389 मेंबर होंगे, इनका चुनाव कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, वो तरीका भी हम कैबिनेट मिशन में बताएंगे। इसी कैबिनेट मिशन के कहने पर नवंबर 1946 में हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन किया गया। योजना के तहत 389 सदस्य होने थे, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आएंगे, और 93 सदस्य वो जो है देसी रियासत से शामिल होने थे। योजना के तहत जो प्रांत हैं और जो देसी रियासत हैं,
उनकी जनसंख्या के अनुपात में, यानी 10 लाख लोगों पर एक सीट जो है वो वितरित की गई है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के जो प्रमुख होंगे वो करेंगे, पर देशी रियासत यहाँ से जो है साथियों हट जाती है और जो है इलेक्शन 296 सीटों पर कराई जाती है। क्वेश्चन करा कि दिए गए स्टेटमेंट को पढ़िएगा। संविधान सभा के गठन का विचार हालांकि 1934 में ही एम.एन. राय के द्वारा दिया जा चुका है, बात सही है। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में होती है, बात भी बिल्कुल सही है। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 225 सीटें प्राप्त करती है, 296 में 225 सीटें प्राप्त करती है और बहुत अच्छे से जो है अपना वर्चस्व बना लेती है। ये बात भी सही है, तीनों स्टेटमेंट आपके इस प्रश्न के सही है, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब साथियों। ठीक है, तो इस तरह से जो है सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब। अब देखिएगा, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट। कांग्रेस को करा साथियों 225 सीटें, ये थोड़ा सा मुझे भी डाउट लग रहा था क्योंकि 225 सीटें टोटल ये थे, लेकिन कांग्रेस को 208 ही सीटें मिले थे। ये 25 करके गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। 208 सीटें ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिल पाए थे, तो तीसरा वाला विकल्प जो है ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लगा, पर ठीक है, आप इसे सही कर लेंगे। अब सुनिएगा, इसमें से 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग को मिलती हैं और 15 सीटें अन्य लोग को मिलते हैं, तो इस प्रकार से जो है वो पूरी सीटें जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं साहब। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। देखिए, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार आप जानते हैं एम.एन. राय ने रखा 1934 में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के बेस पे किया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ, तो जुलाई अगस्त 1946 में। कांग्रेस बहुमत से जीती 208 सीटें, जबकि मुस्लिम लीग सिर्फ 73 सीटें और 15 सीटें मिला साथियों अन्य जो लोग थे वो निर्दलीय लोग को। देशी रियासतों ने खुद को संविधान सभा से दूर रखा और इसी कारण से 93 सीटें वो नहीं भर पाए जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत कहा गया था। अब इनमें से कुल कितनी महिला थी जो ये संविधान सभा बना, तो याद रखेंगे कुल 15 महिला सदस्य इसमें शामिल है साथियों संविधान सभा में। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लोग की संख्या कितनी थी, तो 26 थी, जबकि अनुसूचित जनजाति कितने थे, वो 33 थे। इनकी संख्या थोड़ा सा याद रखेंगे, पेपर में बन सकता है। अगला, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार, क्योंकि देखिए कैबिनेट मिशन ने कहा था कि संविधान सभा बनाएंगे, इसने बना दिया। अभी ये कह रहा है कि हम एक अंतरिम सरकार का भी गठन करेंगे। इसके लिए इन्होंने जो है नेहरू जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई आप जो है बड़ी संख्या से बहुमत में जीते हुए हैं, तो आप अपना जो है एक अंतरिम सरकार बनाइएगा। तो 24 अगस्त 1946 को आप देखेंगे पहली बार जो है वो नेहरू जी के द्वारा 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का जो है वो गठन किया गया, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका पहला राइट आंसर। लेकिन अब चूंकि नेहरू जी शपथ ली है 2 सितंबर 1946 को, तो कई जगह ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देगा कि पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन, तो ये जवाब तो होना चाहिए 24 अगस्त 1946 को, पर अगर नहीं ऑप्शन में देगा तो 2 सितंबर 1946 ही आपसे एग्जाम में जानना चाहता है, क्योंकि नेहरू जी शपथ इसी दिन लेते हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। सॉरी, ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, लेकिन जब ए नहीं रहेगा तब आप जो है जवाब सी मारेंगे। अंतरिम सरकार की बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के लिए अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था, संविधान सभा का किया गया था, वो तो हमने देखा। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनी। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 अन्य लोगों के साथ जो है शपथ लेते हैं और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। पहले नहीं शामिल होती है, बाद में शामिल हो जाती है और सोचते हैं कि उसमें शामिल होकर के हम पाकिस्तान की मांग जो है वो करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाएंगे कि जो ये अंतरिम सरकार बना, अंतरिम सरकार के सदस्य जो है वो वायसराय की कार्यकारी परिषद के ही सदस्य बनेंगे, पहली बात। क्योंकि जो कार्यकारी परिषद है मतलब जो केंद्रीय विधान परिषद है उसी के ही मेंबर होंगे। जैसे इस समय आप देखते हैं कि जो मंत्री परिषद बनती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, तो उसी के तो मेंबर होते हैं। ठीक है, इस परिषद के जो अध्यक्ष हैं, मतलब जो अंतरिम जो सरकार के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड माउंटबेटन खुद हैं और उपाध्यक्ष हमारे नेहरू जी हैं। ये सवाल पेपर में बहुत बार पूछा गया कि अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे, तो हम यहाँ गलती कराते हैं। अध्यक्ष जब देगा तो लॉर्ड माउंटबेटन का नाम लेंगे और उपाध्यक्ष जब कहेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यहाँ पे नाम आएगा। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में से निम्नलिखित में से कौन कार्य खनन और ऊर्जा विभाग से संबंधित है, तो आप जानते हैं कि सी एच भाभा ये जो है इससे संबंधित होते हैं, तो सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर।
11 मेंबर हैं, इनको थोड़ा सा इनके कार्य जो है याद रखिएगा। लियाकत अली साहब जो कि वित्त विभाग से संबंधित हैं और ये मुस्लिम लीग के मेंबर हैं, 5 लोग इसमें शामिल होते हैं मुस्लिम लीग से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि से संबंधित हैं। जॉन मथाई साहब उस समय मतलब 1946 की बात हो रही है, 1947 के बाद जो गठित होगा 1949 में, उसकी बात ये नहीं हो रही साहब, है ना। ये 1946 की अंतरिम सरकार है, ठीक है, विभाजन के पहले की। जगजीवन राम श्रम से संबंधित है बलदेव सिंह रच्चा, जबकि सी एच बाबा खनन एवं ऊर्जा, सी सिराज गोपालाचार्य शिक्षा और कला, गजनफर अली जी है स्वास्थ्य से, योगेंद्र नाथ मंडल ये जो है विधि से हैं। इनका नाम याद रखिएगा, काम आएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक अब की जाएगी 9 दिसंबर 1946 को, अभी देश आजाद मतलब सेपरेशन नहीं हुआ है। संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सज्जनार सिंधन को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फ्रांस में जैसे जो श्रेष्ठता के आधार पर करते हैं, उसी आधार पर इनको जो है किया गया। सर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, बिल्कुल सही है, इसी दिन किया गया पहली बैठक में। ये तीनों काम किया गया, डी हो जाएगा आपका सही जवाब। 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की साथियों पहली बैठक हुई और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और ये अस्थायी अध्यक्ष क्यों लिए बनाया गया? क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे वयस्क जो है व्यक्ति हैं, और ये सिस्टम हमने वयस्कता वाली बात जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया, वहां पर भी वयस्क को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता था। आगे चल के 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और इसी समय सी एच भाभा को उपाध्यक्ष जो है वो चुना गया। सर वी एन राव जी को इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार अपॉइंट किया गया है पहले ही बैठक में। अगला और आज का अंतिम सवाल है, कल हम संविधान के भाग, अनुसूचियां, अनुच्छेद और जो अमेंडमेंट हैं उन पर चर्चा करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसमें कुल कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो इसमें कुल 8 अनुच्छेद जो है वो शामिल थे जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। अब जानते हैं इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा स्वीकार किया गया था। और प्रस्तुत कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो कुल 8 अनुच्छेद थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और अब जितने भी क्वेश्चन मिलेगा ना आपको, एक बार रिवीजन करने के साथ साथ आप सारे क्वेश्चन को करना इजीली आप कर पाओगे। तो मिलते हैं आपसे हम सेकंड वाले क्लास में। अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। 40 क्लास में आप देखिएगा धुआं धुआं हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। वंदे मातरम, जय हिंद।